चलिए गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का, जो कि सेकेंड ईयर के करिकुलम में है हमारा लेक्चर 1। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। जो भी मटेरियल्स हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके ऊपर कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं बिफोर टेकिंग केयर ऑफ दैट मटेरियल इनटू योर इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारे को उस पर्टिकुलर मटेरियल्स को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, उनकी लेबोरेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा और फिर ही हम उसको साइट पे यूज़ करेंगे। विदाउट टेस्टिंग, विदाउट उनकी प्रॉपर्टी जाने हम किसी भी मटेरियल को साइट पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस सब्जेक्ट का इसीलिए इम्पोर्टेंस है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो हम इस सब्जेक्ट का नाम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। और जो आपके AKTU के सिलेबस में दिया हुआ है इसको नाम बोला गया है MTCP। क्या बोला हुआ है, MTCP, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस मतलब यहाँ पे हमने बोल दिया कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसी भी सुपर स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को बनाते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए कि फ्लोरिंग जब हम लगा देते हैं तो फ्लोरिंग के बाद कितना यूनिट वेट होता है उसका, तो कहाँ से यूनिट वेट देखने को मिलेगा। हमारे को पता होना चाहिए कि टाइल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम फ्लोरिंग पर लगाएं, कौन सी विट्रीफाइड टाइल्स होती है, कौन से हमारा मार्बल होता है, कौन सा हमारा स्लेट होता है, किस तरीके से बना होता है। तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का मतलब यही है कि डोर की हाइट कितनी होनी चाहिए, विंडो की हाइट कितनी होनी चाहिए, डोर और विंडो के नीचे कितना स्पेस होना चाहिए, जो पैरापेट वॉल हम टेरेस पर प्रोवाइड करते हैं वो कितने मीटर की होनी चाहिए, वॉश बेसिन हम जो प्रोवाइड करते हैं अपने घरों में वो कितने हाइट पे होना चाहिए, इसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं, डैडो किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ेंगे, जो कि हमारा है 50% सिलेबस कवर करता है। जब हमारा 5 यूनिट में से 2.5 से 3 यूनिट हो जाएंगी, उसके बाद हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। तो बिल्डिंग मटेरियल्स एक पार्ट हो गया, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अनदर पार्ट हो गया। पूरा सब्जेक्ट को हम कंप्राइज कर देंगे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो एक मैंने बोला आपका, एक है आपके बिल्डिंग मटेरियल्स, एक है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में जो मटेरियल्स इंडस्ट्री में हमारी यूज़ होते हैं, उन मटेरियल्स की मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी को जानना है, उसकी टेस्ट करना है। अगर वो मटेरियल सूटेबल है, फिट फॉर इंडस्ट्री, तब तो हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उस मटेरियल को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स का इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रॉ मटेरियल से ही बना के उसको मटेरियल से ही कंबाइन करके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारे को सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पता है किसी भी मटेरियल्स का। तो जिस पर्टिकुलर मटेरियल को हम यूज़ करने वाले हैं इंडस्ट्री में, उसकी हमारे को क्या पता पड़ना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उनकी टेस्ट पता होनी चाहिए, उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट पता होना चाहिए। जो मैं मटेरियल साइट पे यूज़ करने वाला हूँ, जो मैं मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बनाने में यूज़ करने वाला हूँ, उस मटेरियल की वैल्यू परमिसिबल लिमिट तक है या नहीं है, क्या वो मटेरियल फिट है फॉर इंडस्ट्री पर्पस और नहीं है। अगर वो मटेरियल फिट नहीं है इंडस्ट्री पर्पस के लिए, तो मैं उस मटेरियल को कभी यूज़ नहीं करूँगा। तो उस मटेरियल का फिटनेस जानना हमारे को बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो उसी चीज़ को हम बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो उसकी प्रॉपर्टी जानना है। तो उसको हमारे को डिटेल वाइज ABCD फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अगर सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स कौन सा होता है। सबसे पहले आपको पता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट मटेरियल है सीमेंट। वी ऑल नो सीमेंट इज़ अ गुड एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर एनी ऑफ द स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट का यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी डिकेड से चला आ रहा है सीमेंट का इस्तेमाल होना।
काफ़ी दशकों से हम सीमेंट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सीमेंट से पहले क्या हुआ करता था, रोमन एम्पायर्स के टाइम पे सीमेंट नहीं होता था, लाइम सुर्खी का यूज़ करते थे हम लोग, लाइम सुर्खी का यूज़ करते थे। उसके अंदर भी प्रॉपर्टी सीमेंट जैसी ही हुआ करती थी, ठीक है, इसलिए उस टाइम हम लाइम और सुर्खी का इस्तेमाल करते थे। These all are your pozzolanic materials. What are these? These are your pozzolanic materials. Pozzolanic materials वो होते हैं जिनके अंदर सिलिका कंटेंट काफ़ी हायर अमाउंट में होता है। सिलिका कंटेंट ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो आपका कंपाउंड, आप कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इसको, कि जिसकी वजह से मटेरियल एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथ हायर अमाउंट में प्रोवाइड करता है। हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग मटेरियल बना के हम कंक्रीट बनाते हैं। डू यू एग्री और दिस और नॉट? कंक्रीट सबको पता है, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस एडमिक्सचर्स। मिनरल एडमिक्सचर्स भी मिला देते हैं कई बार, हम केमिकल एडमिक्सचर्स भी मिला देते हैं कई बार, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज विच टाइप ऑफ कंक्रीट वी रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। either we require self compacting concrete or either we require high performance concrete और high strength concrete। तो हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट चाहिए होगा तो मैं मिनरल एडमिक्सचर्स को वेरी कराऊंगा, केमिकल एडमिक्सचर्स को वेरी कराऊंगा, और जो हमारे मेजर बेसिक जो 4 मटेरियल्स हैं, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, वो तो डालेंगे ही डालेंगे। बट केमिकल एडमिक्सचर को वेरी करा दिया या फिर मिनरल एडमिक्सचर को वेरी कराया तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी कर सकते हो। तो जिस तरह का आपने प्रॉपर्टीज़ और जो वेरिएशन चेंज किया अपने मिनरल और केमिकल एडमिक्सचर्स में, तो उसी तरह का आपको कॉन्क्रीट साइट पे मिल जाएगा देखने को। वो हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को कॉन्क्रीट मिलता है। तो कॉन्क्रीट हमने देखा, कॉन्क्रीट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है कॉन्क्रीट भी, सीमेंट भी बिल्डिंग मटेरियल की ही कैटेगरी में आता है, लाइम भी बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है, और मोर्टार भी बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है। तो सीमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमारे को, मोर्टार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कंक्रीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा टिम्बर भी पहले यूज हुआ करता था, कई बार इंजीनियरिंग वुड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो टिम्बर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल विच वी हैव टू स्टडी इन अवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस बिल्डिंग मटेरियल के अंदर टिम्बर के प्रॉपर्टी को भी पढ़ना पड़ेगा कि टिम्बर की स्ट्रेंथ कैसे मिलती है, टिम्बर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टिम्बर को सीजनिंग कैसे करते हैं, टिम्बर में कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी वुड को हम इंजीनियरिंग वुड की कंसिडर करेंगे। इंजीनियरिंग वुड भी आपकी होती है हार्ड वुड और डेड सॉफ्ट वुड। तो हार्ड वुड भी डेसीडियस, कॉनिफर्स, वो सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। डिफेक्ट्स भी आते हैं टिम्बर के अंदर, उन डिफेक्ट को भी हमारे को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे डिफेक्ट्स कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आ रहे हैं तो उन पर्टिकुलर टिम्बर को हमारे को यूज़ नहीं करना होगा। तो टिम्बर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटेरियल। यू ऑल सॉ द रेलवे लाइन इन अर्लियर टाइम। आपने रेलवे लाइन देखी होगी, उसमें जो स्लीपर्स का इस्तेमाल होता था पहले, वुडन स्लीपर्स यूज़ होते थे। वुडन स्लीपर्स देखें, लकड़ी से बने हुए स्लीपर्स। स्लीपर्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर रेल रेस्ट करता है। रेल क्या होती है, पटरी, पटरी होती है, यस और नो। देखिए, तो पटरी होती है, उसके नीचे क्या होते हैं, स्लीपर्स। स्लीपर्स के नीचे गिट्टियाँ बिछी होती हैं, उसको हम बोलते हैं बेलास्ट। गिट्टियाँ किसके ऊपर होती है, सबग्रेड के ऊपर। सबग्रेड क्या होता है, एम्बैंकमेंट बना होता है प्रॉपर, ट्रेपेजॉइडल शेप का सेक्शन होता है। अगर मैं किसी भी रेलवे ट्रैक को, परमानेंट वे को कट करूँगा तो मुझे कैसा मिलेगा, इस तरह का एम्बैंकमेंट मिलेगा। इसके ऊपर आपके स्लीपर्स होंगे, इसके ऊपर आपकी रेल लाइन होगी, रेल लाइन के ऊपर आपका ट्रेन का व्हील मूव करता है, यस और नो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़ के लिए टिम्बर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। तो टिम्बर भी हमारे को पढ़ना पड़ेगा, लाइम भी पढ़ना पड़ेगा, कंक्रीट भी पढ़ना पड़ेगा, सीमेंट भी पढ़ना पड़ेगा और मोर्टार भी पढ़ना पड़ेगा। ऑल दीज आर योर बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। इनकी स्टडी अगर आपने नहीं करी तो आप आने वाले टाइम में जब भी आप डिज़ाइन करेंगे, जब भी आप स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करेंगे, तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको जब भी डिज़ाइन करने के दौरान बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि क्या कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। तो कंक्रीट के टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। तो कंक्रीट के टेस्ट मतलब हमने स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को चेक करना है कंक्रीट की, तो उसको मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर दूंगा। अगर मुझे स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी में टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है कंक्रीट को, तो मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके लिए भी इंडियन स्टैंडर्ड्स में अलग अलग सैंपल साइजेस दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है कंक्रीट का, तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड सैंपल साइज
क्यूब पे चेक करना पड़ेगा 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm साइज के क्यूब के डायमेंशन में। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ हम आगे आने वाले कोर्स ऑफ टाइम में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि यूनिट 1 के अंदर जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स, और यूनिट 2 के अंदर भी और बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीमेंट। सीमेंट इंपॉर्टेंट मटेरियल है। सीमेंट का यूटिलाइजेशन पहले रोमन एम्परर टाइम पे हमारा लाइम सुर्खी का इस्तेमाल करते थे, जो कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जैसा ही बिहेव करता था। बट मैंने एडवांसमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो हम सीमेंट भी बनाने लगे। बट सीमेंट का यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए एज अ ग्लोबल आस्पेक्ट, और हम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो सीमेंट का इस्तेमाल हमारे को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का पर्पज़ है बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसकी प्रोवाइड करेंगे, जो मटेरियल्स हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट में 4 तरह के मैंने मटेरियल बताए, सीमेंट भी डलेगा, फाइन एग्रीगेट भी डलेगा जिसको हम रेता बोलते हैं, बालू, और कोर्स एग्रीगेट भी डलेगा जिसको हम रोडी बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट गिट्टियाँ बोलते हैं, वो भी डलेगा। देन वाटर तो डलेगा। तो ये तीनों चारों की प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है, एक इस जनरेशन का, एक दूसरे जनरेशन का, एक तीसरा जनरेशन का, चौथी जनरेशन का। तो इन चारों को आपस में बाइंड करने के लिए कौन पर्पस फुलफिल करेगा, सीमेंट इन चारों को एक साथ बांधे रखेगा। सीमेंट के अंदर एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जोसेफ एस्पिडीन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो कि इंग्लैंड के थे। पोर्टलैंड के दौरान वहाँ पे उन्होंने एक स्टोन जैसा पाया, उसको हमने बोला पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो तब से पोर्टलैंड सीमेंट का नाम स्टार्ट हुआ। तो अब मैं बात करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर। मैंने बता दिया था आपको कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सीमेंट के बारे में। सेकंड पढ़ेंगे हम लाइम के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे हम कंक्रीट के बारे में, और कंक्रीट से पहले हम मोर्टार पढ़ लेंगे, मोर्टार के बारे में। फोर्थ हम पढ़ेंगे व्हाट, कंक्रीट के बारे में। देन फिफ्थ पढ़ेंगे हम टिम्बर के बारे में। टिम्बर मतलब वुड के बारे में। वुड इज ऑल्सो द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो टिम्बर के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, लाइम के बारे में पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे हमारे, दीज ऑल आर योर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर एनी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लेक्चर बाय लेक्चर इन मटेरियल्स की स्टडी करेंगे, इन मटेरियल्स पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसकी स्टडी करेंगे, और क्या मटेरियल फिट फॉर इंडस्ट्री है या नहीं है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल उठाते हैं व्हाट, सीमेंट आपको पता है। सीमेंट मैंने बताया जैसे बहुत सारे पोजोलैनिक मटेरियल्स होते हैं। पोजोलैनिक मटेरियल्स का मतलब है जिसके अंदर सिलिका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, सिलिका कंटेंट क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो पोजोलैनिक मटेरियल्स भी हमारे क्या होते हैं जिसके अंदर वेस्ट, जो हम मिनरल एडमिक्सचर्स की बात करते हैं, मिनरल एडमिक्सचर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल हैं हमारे जो हमारे अदर एप्लीकेशन से यूज़ हुए हैं। उसका जो वेस्ट होता है उन मटेरियल्स को अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर डाल देंगे और कंक्रीट में बना देंगे, डाल देंगे, तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, जो कि सीमेंट के कंजम्पशन को कम करेगा। सीमेंट के कंजम्पशन को मैंने बताया था ग्लोबल लेवल पे हमारे को कम करना है फॉर एनवायरनमेंट प्रोस्पेक्ट से, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमेंट को क्यों कम करना है हमारे को, क्योंकि सीमेंट के कंजम्पशन में हमारा काफ़ी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स की मात्रा इजेक्ट होती है और हमारा निकलता है, एमिट होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट्स ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारे जो ओशियंस हैं उसका सी लेवल बढ़ेगा, ओशियन का लेवल बढ़ेगा, समुद्री स्तर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो रेस पास होती है वो क्या होती है, ग्लेशियर्स को हमारे मेल्ट करती हैं। जब ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होंगे तो उसमें ग्लेशियर्स के अंदर हमारा पानी है, एक तरीके से जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, उसमें फ्रेश वाटर मिलता है हमारे को। फ्रेश वाटर जो हमारा अवेलेबल कितना है, 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, बाकी 97.5% हमारा सॉल्टी वाटर अवेलेबल है। तो 97.5% सॉल्टी वाटर तो अवेलेबल हमारे ओशियन में है ही है, बस बचता कितना है, 2.5% फ्रेश वाटर। उसमें भी फ्रेश वाटर जो स्टोर्ड है वो ग्लेशियर्स के रूप में स्टोर्ड है। तो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो हमारा फ्रेश वाटर का कंजम्पशन भी कम होगा, मतलब बढ़ेगा। फ्रेश वाटर हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा ना, 2.5% में से तो फ्रेश वाटर कम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जब फ्रेश वाटर
बेकार हो जाएगा तो हमारा जीना बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अवेलेबल तो पानी है 97.5% समुद्री पानी, जिसको हम खारा पानी बोलते हैं, उसको हम ट्रीट करेंगे ना अगर फ्रेश वाटर कन्वर्ट करने में, तो लाखों का अमाउंट लगेगा जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दिस इज अनइकोनॉमिकल। तो हमारे को करना क्या है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री से सीमेंट हम जब बनाते हैं ना, जब मैन्युफैक्चर करते हैं सीमेंट का, जब मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आप पढ़ोगे ड्राई प्रोसेस से और वेट प्रोसेस से, तब आपको पता पड़ेगा कि सीमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, CO2 लेवल एमिट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे। तो कार्बन फुटप्रिंट जब आपके आएंगे एनवायरनमेंट में, तो हमारा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, समुद्री स्तर बढ़ेगा, भूकंप भी, वो बाढ़ भी आ सकती है, और फ्रेश वाटर की भी कमी होगी, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर द व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूटिलाइजिंग इन योर इंडस्ट्री। सो दैट्स व्हाई द रिसर्च इज गोइंग ऑन, व्हाई the cement should be replaced with other ozonic materials so that the carbon footprints in the environment will be reduced। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट को कम से कम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो रिसर्च इज गोइंग ऑन दीज डेज, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट के अलावा हमने कुछ ऐसा मटेरियल ईजाद किया, जैसे हमने बोला कि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट में सीमेंट का यूटिलाइजेशन होता है, वी ऑल नो सीमेंट तो बनता है ना, तो हमने कुछ इस तरह का कंक्रीट मटेरियल बनाया जो सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा उसमें, जिसको हमने बोला 100% सीमेंट फ्री मटेरियल। तो उस मटेरियल का नाम पता है आप लोगों को, जियोपॉलीमर कंक्रीट। जियोपॉलीमर कंक्रीट पे भी रिसर्च हमारी पिछले 20 साल से हो रही है, 25 साल से हो रही है, बट उसका यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में काफ़ी कम है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम बल्क स्टेज की बात करते हैं तो। ठीक है, तो जियोपॉलीमर कंक्रीट का कुछ एप्लीकेशंस तो हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे को मटेरियल का यूज़ करना है कम मात्रा में, तब तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बट लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री में हम जियोपॉलीमर कंक्रीट का अभी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम 100% रिप्लेस करना चाहते हैं सीमेंट को, तो उसको हमने बोल दिया जियोपॉलीमर कंक्रीट। जियोपॉलीमर कंक्रीट में जो हमारी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आएगी ना, वो हमारे सॉल्यूशंस के बेसिस पे आएगी। तो हम सॉल्यूशन में लाएंगे जो हम केमिस्ट्री के अंदर लैबोरेटरीज में केमिकल्स पढ़ते हैं, डालते हैं, तो उसके अंदर हम जो NaCl और कंसनट्रेशन वगैरह बना के उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं और हमारा बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिलती है। तो वो हमारा अलग पार्ट है जियोपॉलीमर कंक्रीट, वो एडवांसमेंट की बात हो जाएगी। अभी आप लोगों के लिए बीइंग अ सेकंड ईयर स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द सीमेंट। तो सीमेंट आपको पता है, सीमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल इन विच हैविंग अ कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज विच बाइंड्स टुगेदर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन द कंक्रीट। जो हमारे कंक्रीट के अंदर अलग अलग सीमेंट पड़ा है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट पड़ा हुआ है, उनको बाइंड करने के काम आता है, क्योंकि इसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी होती है और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। कोहेसिव प्रॉपर्टी, एडेसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा वो मटेरियल। कोहेसिव मतलब कोहेसिव सॉइल, क्ले क्या होती है, कोहेसिव होती है क्ले। जो सैंड होती है वो कोहेशन लेस होती है, सैंड होती है वो कोहेशन लेस होती है, तो सैंड भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। तो उस सीमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी जो कि मटेरियल्स को क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा। तो सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल which is having a adhesive and cohesive properties which binds different ingredients together. समझ में आ रहा है? What is cement? Cement is manufactured by the scientist Joseph Aspidin. जोसेफ एस्पिडिन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जोसेफ एस्पिडिन। इन्होंने इंग्लैंड के थे, पोर्टलैंड के पास एक स्टोन जैसा पाया, उसको नाम दे दिया उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट। देखो पोर्टलैंड जैसा नाम का एक स्टोन देखा था उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने एक पोर्टलैंड जो सीमेंट नाम पड़ा है ना, पोर्टलैंड सीमेंट, तो इंग्लैंड में के पास एक जगह हुआ करती थी पोर्टलैंड, तो वहाँ से नाम पड़ा है सीमेंट का पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो जोसेफ एस्पिडिन ने बोला कि सीमेंट का इजाद किया था सबसे पहले। ठीक है, अब सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर होता है वो होता है ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे कौन कौन से, आर्जिलेशियस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल्स, क्ले और शेल। क्ले और शेल, लाइमस्टोन हम खदानों से लेके आते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, वेट प्रोसेस में सीमेंट का मैन्युफैक्चर किससे होता है, दो प्रोसेस है, किस किससे, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस। क्लियर? अब सीमेंट
का जब मैन्युफैक्चर करते हैं वेट प्रोसेस से, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्लरी बनाते हैं। जो भी हम मटेरियल्स, लाइमस्टोन जो होता है, पहले हुआ करता था लाइमस्टोन हम चट्टानों से, खदानों से लेके आते थे, क्वेरीज से, खदानों से हम लाइमस्टोन लाते हैं, उसको हम क्रश करते हैं और उसको बॉल मिल और ट्यूब मिल के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे हम उसको फाइन करते हैं और उसके अंदर हम क्ले और शेल मिलाते हैं, जो भी हमारा केस होगा। क्ले और शेल लाइमस्टोन के क्वेरीज से जो लेके आए हैं उसको हम मिलाएंगे, प्रॉपरली उसको स्लरी बनाएंगे और बॉल मिल और ट्यूब मिल में डालेंगे, तो और उसको स्टोर करेंगे, फिर रोटरी फायर क्लिल में अंदर हम लेके जाएंगे, तब वहाँ पे हमारे क्लिंकर फॉर्म होंगे, तब जाके हमारा सीमेंट बनता है। तो दिस इज द वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, हम स्लरी नहीं बनाते हैं, हम जो प्रोसेस है क्ले और शेल और लाइमस्टोन से जो हम लेके आए हैं, आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल्स, ठीक है, आर्जिलेशियस मटेरियल्स एंड कैलकेरियस मटेरियल्स, ये जो मटेरियल्स हैं इनके द्वारा ही क्ले और शेल यूज होता है, ठीक है। क्ले और शेल को हम लाइमस्टोन के साथ क्रश करके मिलाते हैं, ट्यूब मिल और बॉल मिल में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं, स्लरी बनाते हैं, ठंडा करते हैं, दैन उसके बाद हमारे क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, उन क्लिंकर्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके हमारे को सीमेंट मिलता है। अब ये तो हमने स्लरी बना दिया। ड्राई प्रोसेस में हम सारे मटेरियल्स को मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ड्राई स्टेट में ही करते हैं सब कुछ, तो हमारा ड्राई प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है, इज इट क्लियर? तो इस तरह हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट यू हैव टू स्टडी, कि आपके पेपर में आ सकता है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट, तो आप बता दोगे ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ऑन योर नोटबुक, कि मैं आऊँगा और डिक्टेट करना चालू कर दूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन इन माई लेक्चर। ओके, इज इट फाइन और नॉट? यस और नो? इज इट फाइन और नॉट? यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड। भाई आपको समझना है, लिखवाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस लिखते रह जाता है बच्चा। क्लियर है? आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को देखो, नोट्स दे दूंगा, नोट्स को आप पढ़ के आओगे, रिवाइज करोगे, सब कुछ याद हो जाएगा। क्लास के अंदर ही मैं रिवाइज करा दूंगा, याद करा दूंगा, घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की ये वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में मैंने सीमेंट बताया, सीमेंट जोसेफ एस्पिरिन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। इंग्लैंड के पास पोर्टलैंड जगह थी, वहाँ पे पोर्टलैंड स्टोन जैसा एक रिजेंबल हुआ था, तो वहाँ से आपको उनका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया था। और ड्राई स्टेट और वेट स्टेट में हमारा सीमेंट बनता है। लाइमस्टोन को हम खदानों से लेके आते हैं, वहाँ पे हम उसको स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में क्रश करते हैं, वहाँ पे हम क्ले और शेल को भी मिलाते हैं, जिससे कि, और उसको हम ट्यूब मिल और बॉल मिल में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम विद फाइनर कंसिस्टेंसी ऑफ स्लरी वाटर वगैरह ऐड करते हैं और उसकी स्लरी बना देते हैं, दैन उसको हम स्टोर करते हैं, ठंडा करते हैं, वहाँ से हमारे को क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, क्लिंकर्स का साइज़ बड़ा होता है, उसको हम कट डाउन करते हैं और हमारे को सीमेंट मिलता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। समझ में आ गया? अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, यही सारी चीज़ें लिखी होंगी। क्लियर है? तो वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस, सीमेंट समझ में आ गया। सीमेंट होता क्या है? सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच इज हैविंग अ एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज विच बाइंड्स टुगेदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन अ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा होता है सीमेंट, जोसेफ एस्पिरिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया था। दैन उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कुछ RH रोक्स का जो वर्क था, उन्होंने जब रिसर्च करी थी तो उन्होंने बोला था, जब सीमेंट के बारे में पढ़ा था, तो कुछ बॉक्स कंपाउंड्स बनते हैं। RH बॉक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान कुछ फॉर्म कराए। क्या फॉर्म कराए? उन्होंने फॉर्म कराए हैं आपका कुछ कंपाउंड्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? बॉक्स कंपाउंड्स। तो काम किसका था? RH बॉक्स का। RH बॉक्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब अपनी रिसर्च करी थी तो इन्होंने पाया कि सीमेंट के अंदर कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्ट्रेंथ की, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, लेटर स्ट्रेंथ के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, और उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बात करी थी RH बॉक्स ने। तो RH बॉक्स ने 4 बॉक्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिए थे। कौन कौन से थे 4 इंपॉर्टेंट बॉक्स कंपाउंड? 4 बॉक्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे हमारे। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, सेकेंड था डाइकैल्शियम सिलिकेट, थर्ड था टेट्राकैल्शियम
एल्यूमिनो फेराइड, फोर्थ था आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब ये जो 4 कंपाउंड आरएच बॉक्स वर्क्स में मिले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमारे जो कंक्रीट जो हमारा सीमेंट बनता है उसकी स्ट्रेंथ डिपेक्ट होती है। तो सीमेंट की हम स्ट्रेंथ जब चेक करते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से हम क्या करते हैं कि क्यूब्स बनाते हैं सीमेंट के क्यूब्स बनाते हैं जिनका साइज होता है 70.6 mm का। 70.6 mm के क्यूब बनाएंगे हम। उस क्यूब्स पे हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उन क्यूब्स की 1 डे पे, 3 डे पे, 7 डे पे, 28 डे पे। ठीक है, तो हमारा जो सीमेंट के कुछ ग्रेड्स भी होते हैं, 33 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, आप लोगों ने सुने होंगे। व्हाट इज दिस 33, 43 और 53? मतलब 33 जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उसकी स्ट्रेंथ को जब चेक करूँगा सीमेंट की क्यूब बनाने के बाद तो उसकी स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। या फिर 43 वाले को चेक करूँगा तो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए, या 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट भी अगर मैं बता देता हूँ तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में भी आपने अलग अलग नाम सुने होंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, वाइट पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है, और लो हीट सीमेंट, है ना। ये अलग अलग तरीके के सीमेंट के ये भी आपके पेपर में लिखने को आ जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट जिसमें एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा होगा, लो हीट सीमेंट, ठीक है, और मास कंक्रीटिंग के दौरान भी हम यूज़ करते हैं लो हीट सीमेंट वगैरह को, और आपका जो डैम्स वगैरह स्ट्रक्चर में भी यूज़ करते हैं। अंडर वाटर सीमेंट जो वाटर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट के नाम है वो आप पढ़ लेना, उसके नाम भी आपको इम्पोर्टेंट है। उस नाम से पहले मैंने बताया था आरएच बॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने हमारा 4 इंपॉर्टेंट बॉक्स कंपाउंड्स दिए थे। इनके सरनेम के बेसिस पे हमारे कौन से बन गए, बॉक्स कंपाउंड्स। क्या बन गए, बॉक्स कंपाउंड्स। क्लियर, इज इट क्लियर? बॉक्स कंपाउंड समझ में आ गया? तो बॉक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हमारे को सीमेंट की स्ट्रेंथ का पता पड़ता है और उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन का पता पड़ता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है, हीट मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। जब हम सीमेंट में पानी मिलाएंगे ना तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, देखा आपने? सीमेंट में आप पानी मिलाएंगे, जब आप लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे सीमेंट के ऊपर तब आप देखोगे उस पर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट भी करेंगे, उसके अंदर हम इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, उसके अंदर नॉर्मल कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को भी चेक करेंगे, उसके अंदर हम फिजिकल टेस्ट भी करके देखेंगे कि फिजिकल टेस्ट को हम किस तरह चेक करते हैं। फिजिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है, फिजिकल टेस्ट का मतलब होता है जो कि हम विदाउट एपरेटस यूज़ करते हैं। विदाउट एपरेटस यूज़ करने का मतलब हम अपनी फिजिकल और नेकेड आई से हम यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे फिजिकल टेस्ट में मैं बोलता हूँ कि कलर देख के आप सीमेंट का पता लगा लोगे कि ये आपका एक सीमेंट है, क्योंकि सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर का होता है और लाइटिश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। लाइट ग्रीन शेड में होता है और ग्रे कलर का होता है। अगर आपका कलर इस तरह का है तो आपको समझ में आएगा ये सीमेंट है। दूसरा फिजिकल टेस्ट में आप क्या करके देखोगे, एक चुटकी आप सीमेंट को लेके देखोगे अपने हाथ में और उस सीमेंट को अपने फिंगर से टच करके देखोगे और सीमेंट में अगर लम्प्स नहीं बन रहे हैं, लम्प्स मतलब गांठें नहीं बन रही हैं उसके अंदर, तो आपका सीमेंट फिट है फिजिकली, ठीक है, आपको सीमेंट क्या है, फिट है। तीसरा टेस्ट एक और करके देख सकते हो आप क्या कर सकते हो, जो सीमेंट का 50 kg का बैग आता है, सीमेंट का बैग कितने का आता है, 50 kg का, उस सीमेंट के बैग में अगर आपने कट्टा खोला उसको और उसके अंदर हाथ डाल के देखा तो इट शुड बी फील कूल। जब आप अंदर हाथ डालोगे ना तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होना चाहिए। अगर वो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी देख के, आप देख के, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सीमेंट सही है। लम्प्स देख के चेक कर लोगे, सीमेंट के गट्टे में हाथ डाल के चेक कर लोगे और उसके कलर को देख के चेक कर लोगे। एक और टेस्ट में बता देता हूँ, सीमेंट को आप देख के कैसे पता कर लोगे कि सीमेंट फिट है नहीं है। एक बकेट में पानी भर के देख लेना, उस बकेट के अंदर आप कुछ सीमेंट लेना, उठाना अपने आप में और उसको पानी में फ्लोट कराना, तो फ्लोट नहीं होगा वो सीमेंट, वो सिंक हो जाएगा। और सिंक ही होना चाहिए, सिंक मतलब बैठ जाएगा नीचे। सीमेंट अगर सिंक हो रहा है, इट शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के ऊपर
फ्लोट नहीं होना चाहिए, वो सरफेस पे बैठना चाहिए, तब वो सीमेंट हमारा गुड क्वालिटी का सीमेंट है। तो 4 तरीके के मैंने टेस्ट बता दिए, इनको हम फिजिकल टेस्ट भी बोल देते हैं। फिजिकल टेस्ट में इसमें हमने कोई भी इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया है, क्लियर है। फिजिकल टेस्ट मतलब इसमें हमने कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं किया है, क्लियर है। तो इससे पहले मैं बता रहा था आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब ट्राई कैल्शियम मतलब 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, कैल्शियम मतलब C, सिलिकेट मतलब S, सही बात है। तो इसको मैं नाम बोल दूं C3S, इसको मैं अगर नाम दे दूं C3S तो कोई दिक्कत है? ट्राई कैल्शियम C सिलिकेट, सही है, याद रख लोगे। डाई कैल्शियम सिलिकेट में क्या नाम हो जाएगा? C2S, वेरी गुड। सिलिकेट को ऐसे कर दिया, C से कैल्शियम को कर दिया और डाई से 2 को कर दिया। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा मतलब 4, कैल्शियम मतलब C4, एल्यूमिनेट को A, फेराइड को F, C4AF, नाम याद रख लोगे। देन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको क्या नाम दोगे? C3A, वेरी गुड, क्लियर है। तो 4 बॉक्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये 5 नंबर या 10 नंबर में पेपर में पूछेगा, सेशनल में भी और फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बॉक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जब हम टेस्ट करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम कैलोरीमीटर से भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, कैलोरीमीटर से टेस्ट करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं कि भाई आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। लो हीट सीमेंट के लिए कितना आता है और हाई हीट सीमेंट के लिए कितना आता है, कैलोरीज पर आता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने में हीट इवॉल्व होगी, तो वो कौन कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A एल्यूमिनेट जो वाला पार्ट है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिलिकेट जहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, सिलिका मैंने वर्ड बोला था, सिलिका मतलब आपका क्या काम करता है? स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है बेसिकली। सिलिका मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी स्ट्रेंथ दे रहा होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी स्ट्रेंथ दे रहा होगा, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, मतलब आफ्टर सम टाइम 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ देगा, एक अर्ली स्ट्रेंथ दे देगा। तो इस सारे के फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई, और इनका परसेंटेज कितना होता है सीमेंट के अंदर, इनका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ऊपर लगा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है इसका, ठीक है। इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 30 to 50% परसेंटेज होता है, एवरेज मान के चलो आप 45% हो जाता है, ठीक है। सेम विद डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज भी 20 to 40% होता है, एवरेज मान के चलो 30% हो जाता है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज भी अच्छा खासा होता है, 6 से 10% होता है, मान के चलो 8-10% होता है, ठीक है, 20%। सेम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट के अंदर, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ मिलती है। सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल का भी काम करता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंपाउंड ज़्यादा होगा सीमेंट में तो हमारी स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ और अर्ली स्ट्रेंथ ये दोनों C3S और C2S रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से आपका सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड खत्म हो जाते हैं, इनका परसेंटेज नोट्स में लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा, देख लेना। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया RH बॉक्स के कंपाउंड, आपने टाइप्स ऑफ सीमेंट भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सीमेंट भी मैंने बता दिया आपको, देख लेना। फिर फिजिकल टेस्ट भी मैंने कुछ बता दिए थे, केमिकल टेस्ट में आप नाम देख लो बस, फिर उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। देखिए जो आपके टेस्ट होते हैं सीमेंट पे, सीमेंट के टेस्ट कौन कौन से टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं सीमेंट पे? सीमेंट पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं? फर्स्ट टेस्ट मैंने बताया था आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने चेक कर लिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आपका हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की टेस्ट कर लोगे, फिजिकल टेस्ट खुद कर लोगे। देन उसके बाद मैंने बोला केमिकल टेस्ट भी होते हैं। केमिकल टेस्ट मतलब आपके जो टेस्ट हम लेबोरेटरीज में करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट चेक करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट या आप लैब में करेंगे, ठीक है। इसमें हम परसेंटेज P निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज P, मतलब कितना पानी
सीमेंट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। सीमेंट की कंसिस्टेंसी होती है वो हम विकेट एपरेटस से देखने को मिलेगी। विकेट एपरेटस होता है जिसमें विकेट प्लंजर होता है जिसका वेट 300 mm का होता है। उस एपरेटस में जो मोल्ड होता है विकेट मोल्ड जिसकी डेप्थ होती है 40 mm और डाया होता है आपका 80 mm। डेप्थ होती है 40 mm और डाया वगैरह कुछ होता है 80 mm। क्लियर है? तो विकेट मोल्ड होता है, विकेट प्लंजर होता है जिसमें हमारा 50 mm का विकेट प्लंजर की लेंथ होती है और डायमीटर उसका 10 mm का होता है, जिसके अंदर हम उसको सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, पानी डालते हैं सीमेंट में और तब तक ट्रायल और एरर करते रहते हैं जब तक हमारी कंसिस्टेंसी अचीव नहीं हो जाती। कंसिस्टेंसी हम मेजर करते हैं विकेट मोल्ड से। विकेट मोल्ड से मेजर कैसे करेंगे कि टॉप मोल्ड, अगर ये आपका कोई विकेट वो है, इसकी डेप्थ मैंने बोला 40 mm है, तो इसमें क्या भरा हुआ है? सीमेंट का कंसिस्टेंसी पेस्ट भरा हुआ है। अब यहाँ पे एक हमारा 10 mm का क्या होगा? विकेट प्लंजर, उसको हम इंसर्ट करेंगे इसके ऊपर और जब कंसिस्टेंसी अपने आप टॉप से, इस टॉप से 33 to 35 mm तक अचीव हो जाए, मतलब नीचे से कितना 5 से 7 mm बच जाए, बस नीचे से 5 to 7 mm बच जाए, ऊपर से 33 to 35 mm अचीव हो जाए, तब जाके हमारी कंसिस्टेंसी, जब हमने जो पानी मिलाया होगा वो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होगा। मान लो मैंने 28% पानी से स्टार्ट किया और मेरा जो विकेट प्लंजर है वो यहीं पर रुक गया 20 mm पे, तो वो मेरी विकेट कंसिस्टेंसी नहीं होगी। क्लियर है? फिर मैंने पानी को क्या करूँगा, मतलब गाढ़ा हुआ होगा ना, सूखा, सीमेंट के अंदर नहीं घुसा, पेनिट्रेट नहीं हुआ, तो मैं और क्या करूँगा, पानी की मात्रा और बढ़ाऊँगा। पानी की मात्रा बढ़ाई मैंने 30% कर दिया, 30% करा तो जो विकेट एपरेटस को मैंने जब पेनिट्रेट कराऊंगा तो 20 mm तक तो पहले पहुंच गया था, तो थोड़ा नीचे ही पहुंचेगा ऑब्वियसली ना, तो नीचे पेनिट्रेट होके आ जाएगा। मुझे कब तक पेनिट्रेट करवाना है? जब तक ऊपर से हाइट 33 to 35 mm अचीव ना हो जाए। जब वो अचीव हो जाएगी तो वही परसेंटेज पी मेरा यूज होगा आगे आने वाले टेस्ट में, वही मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट होगा। तो 32% पे हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ओपीसी की अचीव होता है, तो 32% हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला टेस्ट करेंगे हम, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मुझे समझाने का मतलब नहीं था, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाऊंगा वैसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे टेस्ट। दूसरा टेस्ट होगा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। इसको भी हम विकेट एपरेटस में ही करते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम को भी विकेट एपरेटस में करते हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में बस निडल का डायमेंशन चेंज हो जाता है, निडल का जो डाया होता है वो चेंज हो जाता है, बस उसमें एक इंप्रेशन देखते हैं फाइनल सेटिंग टाइम में। इनिशियल सेटिंग टाइम में वो एक निडल ही होती है। ठीक है, उसको हम पेनिट्रेट कराते हैं इसी मोल्ड के अंदर। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए किसी भी ओपीसी सीमेंट में, और लोइड सीमेंट के लिए उसको 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। ठीक है, इनिशियल सेटिंग हो गया, फाइनल सेटिंग हो गया, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हो गया। देन उसके बाद आपका आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में एक करेंगे हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें तीसरा ये लिख दो फाइनल सेटिंग टाइम, फिफ्थ लिख दो इसको, हाँ फोर्थ लिख दो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट पे भी करते हैं हम और कंक्रीट पे भी करते हैं, तो सीमेंट की भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता होना चाहिए ना हमारे को कि भाई 3 डेज पे, 7 डेज पे, 20 डेज पे कितनी आ रही है, 14 डेज पे। तो 3 डेज पे हमारी कितनी होती है, 16 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, 22 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, 33 MPa से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी ओपीसी सीमेंट की। 33 ग्रेड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्लियर है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। फिफ्थ हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, देन सिक्स्थ हो गया आपका साउंडनेस टेस्ट, विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट को हम करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट से, ऑटोक्लेव एपरेटस से। ऑटोक्लेव से हम क्या करते हैं, साउंडनेस चेक करते हैं। ठीक है, कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है जिसमें हम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का एक्सेस पता कर पाए, तो उसको हमारे को करना होता है केमिकल एनालिसिस से ही। ठीक है, लीचेटलियर एपरेटस से ही और लीचेटलियर फ्लास्क से। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम करेंगे आपका एक फाइननेस टेस्ट। सीमेंट पर हम कौन सा टेस्ट करेंगे परफॉर्म, फाइननेस टेस्ट। फाइननेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीमेंट की स्ट्रेंथ। फाइन जितना सीमेंट होगा स्ट्रेंथ सीमेंट की ज़्यादा होगी, तो सीमेंट की फाइननेस टेस्ट करते हैं 3 मेथड से।
एक होता है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड, एक होता है वैगनर टर्बिडोमीटर मेथड, एक होता है आपका फाइन सीव साइज। सीव टेस्ट से भी करते हैं। सीव टेस्ट से हम क्या करते हैं, 100 ग्राम सीव सैंपल लेंगे सीमेंट का, उसको हम 90 माइक्रोन की सीव से पास कराएंगे। 100 ग्राम सीमेंट को 90 माइक्रोन की सीव से पास कराएंगे और 15 मिनट तक शेक करेंगे। जो परसेंटेज रेसिड्यू बाय वेट 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए सीमेंट की सीव पे। सीमेंट होगा सारा पास हो जाएगा 100 ग्राम में से, बस 10% सीमेंट पास नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब 10% से वेट रिटेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सीव के 100 ग्राम डाला, सारा पास हो जाएगा, बस 10 ग्राम से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम दिया तो 100 ग्राम का 10 ग्राम कितना हुआ, 10%। यस और नो, अरे यस और नो। 100 ग्राम का 10 तो 10 ग्राम से ऊपर सीमेंट जो वेट रिटेन्ड है इस पर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 15 ग्राम आ रहा है, 20 ग्राम आ रहा है तो सीमेंट फाइन नहीं है, फाइननेस ऑफ सीमेंट खराब है, दूसरा बदल देगा। समझ में आ रहा है? तो ये 90 माइक्रोन की सीव से हम पास करते हैं। आइए सीव नंबर 9 होती है 90 माइक्रोन की सीव, तो वहाँ से हम सीव टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा एक और मैंने मेथड बताया, वैगनर टर्बिडोमीटर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि कैरोसिन के यूज़ करते हैं और लाइट रेस पास कराते हैं। एक ग्लास प्लेट पे ये बिछा देते हैं सीमेंट को, ठीक है। वहाँ से हम इलेक्ट्रोफोटिक सेल से वेरी कराते हुए देखते हैं कि हमारा फाइननेस ऑफ सीमेंट कितना है। एक और मैंने बताया था आपको, एक और टेस्ट भी बताया था, एयर परमेबिलिटी मेथड। एयर परमेबिलिटी मेथड में हम क्या करते हैं, सीमेंट की हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम मेजर करते हैं उसके फाइननेस को। सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम मेजर करते हैं उसकी फाइननेस को, ठीक है। तो ये हमारे हैं फाइननेस टेस्ट। एक और मैंने फिर बताया, इसके अलावा हीट टेस्ट करेंगे हम, हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेस्ट, कैलोरीमीटर से जो हम करते हैं। हीट टेस्ट इज योर हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। अब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट नहीं करूँगा बेटा, सही है? अरे यस और नो, रिकॉर्डेड है, पढ़ लेना, जिसको देखना देख लेना, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं, कैलोरीमीटर से करते हैं। देन 8 के बाद 9 हमारा एक और टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ाइन मिक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हम चेक करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा हो जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सारे टेस्ट खत्म हो गए। टेस्ट को हम एक बार डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे, देन मटेरियल्स हमारे सीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आगे फिनिश होते हैं, क्लियर है? समझ में आ गया सब कुछ? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी आर अपलोडिंग मैनी मोर वीडियोज ऑन दिस बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन इन आवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है? थैंक यू सो मच।